बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे एजुकेशनल चैनल फिजिक्स आसान पर खुश आमदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इस टॉपिक पर प्रीवियसली भी हम एक लेक्चर कंडक्ट कर चुके हैं। मैं आज इसको दोबारा फिर थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं कि वेक्टर को जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो दो तरह के हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। एक रिजल्ट तो ये है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है, लिहाजा ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें वेक्टर को जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि डायरेक्शनल क्वांटिटी आती है, लिहाजा इस ज़रब के अमल को, इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब बात यह है कि ये जो सिंबल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के, मिसाल के तौर पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये 3 सिंबल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी याद दहानी के लिए हम इनमें ऐसे सिंबल्स रखेंगे जिनसे हमें ये याद रहे कि हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमें ये पता रहे कि उसका आंसर स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। तो जिन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से आंसर एक स्केलर क्वांटिटी ने आना हो, उनके दरमियान हम एक डॉट को पुट किया करेंगे। इस बेस पे स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बी कहा जाता है, यानी हम इस मेथोडोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं। जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आती हो तो उसके लिए हम इनके दरमियान सिंबल भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम इनके दरमियान हमेशा क्रॉस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह इस प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। लिहाजा ये इनके दो नाम हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है। इसी तरह से जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो हम इन दोनों तरह के प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ स्केलर क्वांटिटी देन सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, लिहाजा हम इस डेफिनेशन को इसके मुताबिक फिलअप करेंगे। If the product of two vectors results into vector quantity, then such product is called vector or cross product। जी, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो टू वेक्टर्स या मोर वेक्टर के दरमियान पॉसिबल है, लेकिन इस लेवल पर हम सिर्फ दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक ये हमारे पास एक वेक्टर बी है। हम इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि इनका आंसर अगर एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसका मैथमेटिकल फार्मूला कैसे आएगा कि लेट्स सपोज वी हैव द टू वेक्टर्स ए एंड बी, और उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम इज। अगर हम उनको टेल टू टेल ज्वाइन करें तो फिर उनके दरमियान जो एंगल थीटा है वो सामने आ जाएगा। तो मैथमेटिकली ये किसके बराबर होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड द एन यूनिट वेक्टर। अब इसमें ये जो सारा फैक्टर है ए बी साइन ऑफ थीटा, ये सारे की सारी मैग्नीट्यूड है। ये जो n यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जो कि इस रिजल्ट को एक वेक्टर क्वांटिटी बना रहा है। हमें मालूम है कि वेक्टर दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन। तो ए बी साइन थीटा, इन तीन चीजों का जो मल्टीपल है ये मैग्नीट्यूड शो कर रही है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट आर रिजल्टेंट वेक्टर। और जो n यूनिट वेक्टर है ये क्या चीज है? ये है इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, कि इनको मल्टीप्लाई करने से जो एक रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसका हम एक थर्ड नाम भी रख सकते हैं, लेट्स सपोज सी वेक्टर भी नाम रख सकते हैं। उसकी जो डायरेक्शन है वो ये इंडिकेट कर रहा है। तो उसकी डायरेक्शन कैसे इंडिकेट करेगा? ये परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स ए और बी लाई कर रहे हैं।
जी अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो n यूनिट वेक्टर है इसको किस तरह से डिटरमिन किया जाएगा, यानी इस वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो हमारे पास रिजल्टेंट एक वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन जो कि n यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको किस तरह से डिटरमिन किया जाएगा। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो डिटरमिन की जाएगी राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल किस तरह से अप्लाई होगा, उसके लिए आपको दोनों वेक्टर्स की टेल को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। इस तरह से ज्वाइन करना है कि उनकी ओरिएंटेशन में फर्क ना पड़े। मिसाल के तौर पर ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये डायरेक्शन इधर ही रहे। बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर ही रहे। इस तरह से हमने इनको आपस में ज्वाइन करना है। लेट्स सपोज वेक्टर ए को रीड्रॉ कर लिया जाए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। हमने उसी ओरिएंटेशन में दोनों वेक्टर्स की टेल को आपस में ज्वाइन कर लिया। इसका पहला स्टेप यह है कि ज्वाइन टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स, और वेक्टर्स को लाजमी बात है ग्राफिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए विद सेम ओरिएंटेशन। अब इस तरह से इनको ज्वाइन करने से हमें दो चीजें हासिल होंगी। नंबर वन, टू डिफाइन देयर प्लेन, कि हमें उनके प्लेन का पता चल जाएगा कि दोनों किस प्लेन में लाई कर रहे हैं। जैसे इस वक्त ए और बी इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, और हमारे पास उनके दरमियान एंगल जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब वेक्टर ए और बी के दरमियान एक तो ये एंगल है और एक इस तरफ ये आउटर एंगल भी है, तो हमने स्मॉलर एंगल लेना है। ये बात आपने याद रखनी है। ये थीटा एंगल इस आउटर एंगल से स्मॉल है। अब राइट हैंड रूल ये है कि हम अपने राइट हैंड से फर्स्ट वेक्टर को, इस मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर बी है, हमने वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ अपने राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर्स की तरफ रोटेट करना है। यानी ए को बी की तरफ इस तरह से रोटेट करना है कि जो रोटेशन है वो स्मॉलर एंगल के अलॉन्ग हो। अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये लार्जर एंगल की तरफ हो जाएगा। तो हमने अपने राइट हैंड को इस तरह से रखना है। तो इस वक्त इस सिचुएशन में जो हमारा इरेक्टेड थंब है वो इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा एन यूनिट वेक्टर की। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये एन वेक्टर क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। तो इस ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन। तो एन यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है, अब बोर्ड पर हम इसको इस तरह ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, जो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करने से जो एक नया वेक्टर लेट्स सपोज वेक्टर सी हासिल हुआ है, ये उसकी डायरेक्शन है। तो अब मैं आपको इसको मजीद क्लैरिफाई करता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर बी है। तो ये बैक साइड जो है अगर आप इनकी टेल समझ लें और ये फ्रंट साइड कैप वाली साइड को आप इनके हेड समझ लें, तो हमने इनको जब इन टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तो इनके दरमियान ये प्लेन डिफाइन हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वेक्टर इस सिमत में हो, तो जब आप इनको इस तरह से आपस में ज्वाइन करेंगे तो इनका प्लेन ये वाला बन जाएगा। अगर एक वेक्टर इस तरह से हो, जब इनको टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तो इनका प्लेन ये डिफाइन हो जाएगा। यानी दो डिफरेंट ओरिएंटेशन में वेक्टर मौजूद हैं, तो जब आप इनको टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तो उनका एक कॉमन प्लेन डिफाइन हो जाएगा। हमने उस प्लेन के लिहाज से बात करनी है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये दो वेक्टर्स ए और वेक्टर बी हैं और ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, इनके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। लेट्स सपोज मैं अगर इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, तो ये वेक्टर अगर ए है और ये वेक्टर बी है और ये इनके दरमियान प्लेन डिफाइन है, जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो थंब की डायरेक्शन में ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब आप देखें कि आप इस प्लेन को ओरिएंट भी कर सकते हैं। मसलन अगर ए और बी इस तरह से होते तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि जो यूनिट वेक्टर है, इसने हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहना है। आप जो मर्जी ओरिएंटेशन कर लें, इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें, ये जो एन यूनिट वेक्टर है या जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर है, उसने उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रहना है। अब आपको ए क्रॉस बी की समझ आ गई। अगर हम बी क्रॉस ए करें तो यूज हमने राइट हैंड ही करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अब बी को ए की तरफ रोटेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो एन यूनिट वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो दूसरी साइड पर आ गई है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, अब अगर हम इनका बी क्रॉस ए मालूम करना चाहते हैं
तो उसका मैथमेटिकल फार्मूला ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उनके दरमियान जो एंगल थीटा है उसका साइन, और एन यूनिट वेक्टर। अब आप देखें कि जब हम वेक्टर बी को ए की तरफ रोटेट करेंगे तो जो एन यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई है, इनटू द प्लेन आ गई है। तो दोनों सूरतों में ये डेफिनेशन जो है ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो यूनिट वेक्टर है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है जिसमें दोनों वेक्टर्स ए और बी लाई कर रहे हैं। पहले ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब इसी प्लेन के डाउनवर्ड टुवर्ड्स डायरेक्शन में आ गया। तो हम इस एन यूनिट वेक्टर को इस तरह से सिंबलाइज कर सकते हैं, ये एन यूनिट वेक्टर है। अब चूंकि ये एन यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन के लिहाज से अपोजिट है, लिहाजा हम इसके साथ नेगेटिव लगा सकते हैं। तो हम इस यूनिट वेक्टर के साथ यहां पर नेगेटिव अटैच कर सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो टार्क इसकी एग्जांपल है। टार्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R and force F. Similarly, एंगुलर मोमेंटम इसकी एग्जांपल है। एंगुलर मोमेंटम L is the cross product of position vector and linear momentum. Similarly, magnetic force जो है ये इसकी एग्जांपल है। magnetic force जो है this is the Q into V cross B, where B is the magnetic field and V is the velocity of charged particle having charge Q projected into the magnetic field B. तो यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन रखनी ज़रूरी है कि जिन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर आता हो उनकी जब भी मल्टीप्लिकेशन की जाएगी वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि उन्हीं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से कभी आंसर स्केलर आ रहा है और कभी वेक्टर आ रहा है। होता यह है कि जिन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर स्केलर आता है उनको जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा उनका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स।